of view, from interview point of view. I'm just covering those topics. So I'm so sorry for not being into a proper alignment with the topic. But then again, I just guarantee you with these things that if these things are clear to you, it will help you somehow. So before moving into the main content of the video, I highly request you all people to like, share and subscribe, and also share the channel to more and more people so that our family will grow with time. So now moving to the main content of the video. एक्चुअली एनिमल टिश्यू कल्चर हम पढ़ते क्यों हैं? एनिमल टिश्यू कल्चर नाम से ही समझ में आता है कि हम एनिमल्स की टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं और उसका कल्चर कर रहे हैं। कल्चर का मतलब होता है कि उसकी जो सेल्स होती हैं उनका जो काउंट होता है वो हम इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको उनकी सेल्स की स्टडी करनी है। सी होता क्या है, अब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लैब में, हम देखते हैं कि कोई भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स बन रहे हैं या फिर किसी भी सेल बहुत ज़्यादा आ रहा है कैंसर्स के अंदर। कैंसर एक्चुअली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेटिव ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। इसके लिए बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स, ग्रोथ हार्मोन, ट्रांसलेशन, बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है। एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स, आपके जेनेटिक्स, मतलब इसमें बहुत हम वी विल टॉक अबाउट दिस इन सम अदर क्लास, बट इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो काम आती है। सो क्योंकि कैंसर के अंदर हमको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सेल्स को किल करना है ताकि उनकी जो ग्रोथ हो रही है वो रुक सके, और जो दूसरे सेल्स और सेट ऑफ सेल्स हैं जो कि ज़बरदस्ती मर रहे हैं उनका सर्वाइवल टेस्ट करना है। उसके अंदर इसकी सबसे बड़ी अप्रोच, आप एक सेगमेंट को मान लो कि हम कर सकते हैं। आज मैं एनिमल टिश्यू कल्चर को एकदम बेसिक से नहीं पढ़ा रही हूँ, बट आई होप कि जिस टॉपिक को हम पकड़ रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम बात करेंगे साइटोटॉक्सिसिटी के बारे में। साइटोटॉक्सिसिटी, साइटो का मतलब होता है सेल, ऑलराइट। टॉक्सिसिटी का मतलब होता है किलिंग। इसका मतलब है कि ये वर्ड अपने आप नहीं बोल रहे हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सेल किलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, एक तो टर्मिनोलॉजी में आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाना चाहती हूँ कि जो एनिमल टिश्यू कल्चर लैब्स होती है ना, उसके अंदर एक दो चीज़ें आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा के रख लो। कुछ टर्मिनोलॉजी तो हम यूज करते हैं टी शेप फ्लास्क, ऑलराइट। और ये जो टॉपिक है ये आप जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंटली समझ पाओगे उतना ज़्यादा आप थ्योरेटिकली इसलिए नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपको रिजल्ट्स जब मिलेंगे ना, जब आप देखोगे, जब आप खुद ओडी कैलकुलेट करोगे, तब आपको अपने आप गेम समझ में आ जाएगा। हाउएवर एक्सपेरिमेंट से पहले आपको थ्योरेटिकल नॉलेज इस बारे में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसलिए मैं आपका जितना बेसिक यहाँ पर क्लियर हो सकता है मैं आपको करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड बिलीव मी, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एनिमल टिश्यू कल्चर उठाकर देखो किसी भी बुक में। तो टी शेप फ्लास्क होते हैं, होता क्या, बस ऐसे ही टी शेप के होते हैं तरीके से, ऑलराइट। जो फ्लास्क का शेप होता है वो टी शेप होता है। टी का मतलब हम ऐसे ही तो समझते हैं, तो बस कुछ इसी तरीके से फ्लास्क होता है, ऑलराइट। अब ये टी शेप क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम किसी सेल की ग्रोथ करवा रहे हैं तो एक सेल को एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर, लाइट और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ये टी शेप ऑफ सेल्स फ्लास्क जो होते हैं वो ये मेक श्योर करते हैं कि एक ऑप्टिमम लाइट, एनर्जी और जितना भी है, मतलब जो भी वेरिएबल फैक्टर्स हैं जिसको जरूरत पड़ रही है वो एक ऑप्टिमम क्वांटिटी के अंदर आए, ठीक है। प्लस टी शेप फ्लास्क के अंदर सबसे मिनिमम कंटामिनेशन होता है। हम इसलिए भी यूज करते हैं कि इसमें मिनिमम कंटामिनेशन होता है, ऑलराइट। चलो, ऑलराइट। दूसरी जो मैं आपको टर्मिनोलॉजी सिखाने जा रही हूँ, एक होता है एलाइजा, आई थिंक सो, एंड एक होता है स्पेक्ट्रो फोटोमीटर। आई गेस आपने कहीं ना कहीं ओडी जिसको हम बोलते हैं, आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ करी होगी, कहीं कहीं सुनी होगी। नेक्स्ट क्लास में आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं पहले आपको एलाइजा और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो समझाऊं, क्योंकि इसके बिना आपकी आगे से ज़्यादा जितनी भी अप्लाइड बायोलॉजी होगी आपको कहीं ना कहीं काम आगे ही आएगा। आपको सेल की एक्टिविटी को ट्रेस करना है, आप अगर एंजाइमोलॉजी में चाहते हैं आपको एंजाइम की एक्टिविटी को ट्रेस करना, तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ऑलराइट। सो टी शेप फ्लास्क, एलाइजा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, लैमिना वेव फ्लो। आई गेस आप लोगों ने ये सुन रखा होगा। अगर जस्ट इन केस आप लोगों ने नहीं सुन रखा होगा तो प्लीज आप एक बार इसको सर्च कर लेना। अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर अपनी फुल बेस्ट पोटेंशियल से इन सब टॉपिक को आपके सामने एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी और लेकर आऊंगी। सो अभी के लिए आप इतना ही बात ध्यान रख लो कि ये
एलाइजा और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दो टेक्निक्स होती हैं जिससे हमको ओडी जो कि ऑप्टिमल डेंसिटी होती है किसी भी सेल के बारे में, वो ये बताता है कि कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन किसका? सेल का। हाँ, सेल का कंसंट्रेशन, सेल के अंदर डीएनए कितना प्रेजेंट है उसका कंसंट्रेशन, क्योंकि अगर हमको एक बार डीएनए, आरएनए, प्रोटीन इन सब के बारे में पता चल जाएगा तो हम ऑटोमेटिकली पता लगाएंगे कितने सेल्स प्रेजेंट हैं, उसका सर्वाइवल कितना हो रहा है और वो कितना ज़्यादा साइटोटॉक्सिक एजेंट्स अफेक्टेड हैं, अफेक्टेड नहीं है। तो ये सारी, और लैमिनार एयर फ्लो एक तरीके से जैसे एक मैंने बोला कि मैं क्लास लेने के लिए क्लासरूम में आती हूँ, तो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए ऐसे किसी भी लैब में तो नहीं घुस सकते। लैब के अंदर घुसने के बाद में आपको एक पर्टिकुलर अपैरेटस यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि एलाइजा की एक अपनी मशीन होती है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की अपनी मशीन होती है, उसी तरीके से लैमिनार एयर फ्लो की अपनी मशीन होती है। तो मैं या फिर तो आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगी या फिर यहीं पर ही मैं उसकी इमेज शेयर कर दूँगी। ऑलराइट, सो टी शेप क्लास का मैंने आपको काम बता दिया, एलाइजा और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड लैमिनार एयर फ्लो। चलो अब साइटोटॉक्सिसिटी के ऊपर स्टार्ट करते हैं हम। साइटोटॉक्सिसिटी का मतलब होता है कि सेल की किलिंग। ये कहाँ पे यूज़ होती है? सबसे ज़्यादा यूज़ होती है कैंसर थेरेपीज़ में। कैंसर थेरेपीज़ में क्यों यूज़ होती है? क्योंकि कैंसर सेल्स होते हैं वो प्रोलिफरेटिव सेल्स होता है, एक तरीके से वहाँ का जो रेप्लिकेटिव मैकेनिज्म है वो इस तरीके से डिस्टॉर्ट हो जाता है सेल का कि वो अनलिमिटेड, लिमिटलेस ग्रोथ करने लग जाते हैं और वहाँ पर कोई फीडबैक लूप नहीं चलता, कोई किसी को नहीं बोलता कि आप स्टॉप हो जाओ ग्रोथ करने के लिए। सो वहाँ के लिए हमको कैसे ड्रग्स चाहिए, वहाँ को सेल की किलिंग के लिए हमको हमारे हम जो ड्रग्स बना रहे हैं क्या टारगेट है, उस ड्रग से कितनी कंसंट्रेशन है, किस कंसंट्रेशन में कितने सेल किल हो रहा है, तो वहाँ पे काम आता है। ऑलराइट, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वायबिलिटी टेस्ट। इसके अंदर कुछ टेस्ट होता है जो हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं वायबिलिटी टेस्ट के ऊपर। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एनिमल टिश्यू कल्चर का एक दूसरा इंपॉर्टेंस ये भी होती है कि हम सारी की सारी जितनी भी कंडीशंस होते हैं वो हम इन वीवो जैसे देने की ट्राई करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कुछ एंजाइम्स होते हैं स्पेसिफिक, वो हमारी ही पीएच में ह्यूमन बॉडी के इनसाइड काम करते हैं पर वो बाहर के अंदर काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बात बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली ध्यान रखने की है कि हम जब भी एनिमल टिश्यू कल्चर लैब में काम करेंगे तो वहाँ का पीएच ऑप्टिमम होना चाहिए, वहाँ का टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए, वहाँ का एयर कितना एयर आ रहा है जा रहा है, मीडिया की कंसंट्रेशन, ये सब चीज़ें बहुत ऑप्टिमम होना चाहिए। अदरवाइज बहुत जल्दी कंटामिनेशन हो जाता है, हमको करेक्ट रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि इन विट्रो और इन वीवो करने के अंदर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। चलो सो लेट्स स्टार्ट। साइटोटॉक्सिसिटी मतलब सेल किलिंग होती है। मैंने आपको मोटा मोटी तौर पर बता दिया कि हम ये इन विट्रो इन वीवो क्यों करते हैं, इसके एप्लीकेशन कहाँ सबसे ज़्यादा यूज होता है और इसके कुछ टेस्ट होते हैं। सबसे पहले हम इसको स्टडी करने के लिए हम वायबिलिटी टेस्ट यूज़ करते हैं। वायबिलिटी टेस्ट का मतलब ये होता है कि बेसिकली सेल्स के अंदर कितने सेल डेड हैं। सबसे पहले हम वायबिलिटी टेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमको ये डिटरमाइन करने की कितने सेल्स डेड सेल्स हैं, ठीक है। अब जो डेड सेल्स हैं हमने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि पहले शुरू में हम जो भी टेक्निक्स यूज़ करते थे ना वो हम एक बेसिक स्टैंडर्ड मोड को बना के करते थे। बाद के अंदर अगर हम थोड़ा सा एडवांस होने शुरू हो गए तो पहले लोगों ने सोचा कि भाई डेड सेल को ही हम लेकर चलता है, तो हम लोगों ने वायबिलिटी टेस्ट करी कि हम उन्हीं सेल्स को स्टेन करेंगे पर्टिकुलर डाई से जो डेड हो गए हैं। जो लाइव सेल्स हैं हम उनको स्टेन नहीं करेंगे, तो जो डेड सेल्स हैं उनकी जो वॉल्स होंगी, मान लो कि मान लो कि ये कोई सेल है, ये डेड है, तो इसकी वॉल में ना ऐसे थोड़े परफोरेशन हो जाएंगे। तो जैसे परफोरेशन हो जाएंगे तो ये कोई भी डाई को आसानी से ले लेगा। जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं ट्राइटन ब्लू एक्सक्लूजन ऐसे, तो ट्राइटन ब्लू एक्सक्लूजन ऐसे इसका क्या होता है, नाम से ही पता चल जाएगा कि हम ब्लू कलर की डाई लेंगे तो जितनी भी डेड सेल्स हैं वो ब्लू कलर की डाई ले लेंगे। और एक और इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं PI, जिसको हम बोलते हैं प्रोप्यूडिन आयोडाइड। तो जो प्रोप्यूडिन आयोडाइड नाम की जो ये डाई है, कि दोनों के दोनों, जो हम ट्राइटन ब्लू की बात कर रहे हैं, प्रोप्यूडिन आयोडाइड की बात कर रहे हैं, दोनों के दोनों डेड सेल्स होंगे, वो इंटेक कर लेंगे। इंटेक करने के बाद सीधी सी बात है, जैसे हम माइक्रोस्कोप में लिखेंगे तो जो डेड सेल्स हैं उनको हम स्टेन, अब हम विजुअलाइज करेंगे अपनी आंखों से स्टेन करके, और जो लाइव सेल्स है सीधी बात है वो अनस्टेन हो जाएंगे। तो हमको पता चल जाएगा कि जितनी हमने पॉपुलेशन ऑफ सेल्स ली है उसमें से कितने सेल्स डेड हैं और कितने सेल्स लाइव हैं। ऑलराइट, अब ऐसा नहीं होता कि जितने भी जो वायबिलिटी टेस्ट होते हैं उसके अंदर हम सिर्फ डेड सेल्स को स्टेन करते हैं। ऑलराइट, कुछ ग्रीन एंड रेड कलर की डाई होती हैं वो लाइव सेल्स को भी स्टेन करती हैं। ऑलराइट, तो ये क्या करेगी, कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि परमेबल हो जाएंगी सेल्स की, कौन सी जो लाइव सेल्स होती है उनके अंदर परमेबल हो जाएंगी। माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो ये फ्लोरेसेंस देगी रेड कलर का या ग्रीन कलर का,
बट लाइट सेल्स को देंगी। फिर उसके बाद हम सेल्स को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर 570 नैनोमीटर के ऊपर उसकी ओडी लेंगे और हमें उसका पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कितनी कंसंट्रेशन है हमारे पूरे सैंपल के अंदर लाइट या डेड सेल्स की। तो ये एक बहुत बेसिक था। अब दूसरा होता है वायबिलिटी टेस्ट और सर्वाइवल टेस्ट। देखो सर्वाइवल का मतलब कितना क्या होता है। सर्वाइवल का मतलब होता है आप कितना जी रहे हैं। सर्वाइव 5 साल का बच्चा भी करता है, सर्वाइव 70 ईयर्स का भी इंसान करता है, सर्वाइव 100 ईयर्स का भी इंसान करता है। एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन में आप कितना जी रहे हो, कितने नंबर ऑफ जी रहे हो, उसको हम सर्वाइवबिलिटी बोलते हैं। और अगर मैं सीधी भाषा के अंदर इस्तेमाल करूँ तो एनिमल टिश्यू कल्चर की लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं प्लेटिंग एफिशिएंसी। प्लेटिंग एफिशिएंसी। अब प्लेटिंग एफिशिएंसी क्या होता है? प्लेटिंग एफिशिएंसी मतलब नंबर ऑफ सेल्स लाइफ अपॉन टोटल नंबर ऑफ सेल्स सीडेड। कहने का मतलब क्या है, समझ में आया हमें? सीडेड का मतलब क्या होगा, उगाना क्या उगाना है, कैसे उगाया है। देखो मैंने आपको बताया कि जो टी शेप फ्लास्क होते हैं ना, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मोटा मोटी पूरा खेल सेल्स का ही चल रहा है। हम एक सेल क्या होता है, मान लो कि सेल एक इंसान है, उसको भी खाना चाहिए, उसको भी हमारे जैसे खाने पीने सोने के लिए एक कमरा चाहिए, लाइट चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो हम जो टी शेप फ्लास्क होते हैं ना, उसके अंदर हम मीडियम डालते हैं। मीडियम होता है उसका खाना। मीडियम के अंदर सीरम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सीरम जितना ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर सीरम होगा उतना ही ज़्यादा आप मान लो लॉन्जिविटी होगी उस सेल की। फिर वही टेम्परेचर पीएच हम उसको प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो टी शेप फ्लास्क होता है ना, इनका ये जो बॉटम होता है ना, यहाँ पे क्या होता है कि कुछ जो सेल्स होते हैं ना, जब हम उनको ऑप्टिमम मीडिया देते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर पीएच सब देते हैं, तो कुछ सेल्स यहाँ पर आकर स्टिक हो जाते हैं। स्टिक का मतलब हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि वो सीडेड हो जाते हैं, ठीक है। अब वो जो बीज हैं वो वहीं सीड हो चुके हैं। अब सीधी बात है, बाकी की जो हम जैसे जैसे मीडिया डालते हैं, क्योंकि मीडिया तो कुछ दिनों के लिए होगा। अब परसों का खाना आप कल तो नहीं खा सकते ना, या परसों का खाना आप 4 दिन बाद तो नहीं खा सकते। तो मीडिया हमको चेंज करते रहना पड़ेगा। हमको हर दिन नया खाना खाने की जरूरत पड़ती है, तो मीडिया को भी चेंज करते रहने की जरूरत पड़ती है। तो जो डेड सेल्स होंगे वो तो चलते रहेंगे, बाहर निकलते रहेंगे, और जो सीडेड सेल्स हैं, जो एक्चुअली में लाइफ सेल्स हैं, जिनका काम हम आगे देखेंगे, वो ही सीडेड सेल्स होते हैं। तो हमने कितने सेल्स लिए और उसमें कितने सीडेड हो गए, कितनों ने एक्चुअली अपना इनपुट दिया, इसको हम प्लेटिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। तो प्लेटिंग एफिशिएंसी का यहाँ पे क्या रोल है, किस तरीके से होता है? एक्चुअली ये पूरा खेल सर्वाइवबिलिटी का प्लेटिंग एफिशिएंसी पर ही होता है। जितने ज़्यादा हमने सेल्स प्लेट करे, उसका हमारा साइटोटॉक्सिक एजेंट जो हम ले रहे हैं, जो कि इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन हो सकता है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस होता है, कोई रिस्पॉन्स हो सकता है, या फिर वो किसी भी तरीके का हो सकता है। तो उससे इसका क्या रिलेशन हो रहा है प्लेटिंग एफिशिएंसी का, उससे यहाँ पे पता चलता है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके बताने की एक तरीका बताया है कि यहाँ पे सर्वाइवल है कि कितने नंबर ऑफ सेल्स सर्वाइव कर रहे हैं। ऑलराइट, ये है नंबर ऑफ सेल्स सर्वाइव। प्लीज मेरी राइटर पे थोड़ा सा जाना मत। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स सर्वाइव। अच्छा, एक और बात है कि जो प्लेटिंग एफिशिएंसी होती है ना, ये मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 2 × 10⁵ से लगाकर 2 × 10⁷ इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए। इसके बिना गाड़ी आगे नहीं चलेगी। अगर प्लेटिंग एफिशिएंसी इतनी नहीं होगी तो आपका पूरा एक्सपेरिमेंट बेकार है, कोई मतलब नहीं है। तो हम एक तरीके से अपने नंबर ऑफ सेल्स माइक्रोपिपेट के अंदर इतना ही मेजर करके चलते हैं कि ये इस बॉर्डर लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ योर एक्सपेरिमेंट एंड देयर इज नो यूज ऑफ योर ऐसी जो हम साइटोटॉक्सिसिटी ऑफ सेल्स को निकालने के लिए काम में ले रहे हैं। सर्वाइवल नंबर ऑफ सेल्स सर्वाइविंग, और यहाँ पे हम वाई एक्सिस पे लेते हैं परसेंटेज ऑफ सब्सटेंस साइटोटॉक्सिक। मतलब यहाँ पे हम धीरे धीरे साइटोटॉक्सिसिटी का सब्सटेंस का लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स आप देखोगे एक हाइपरबोलिक कर्व है। हाइपरबोलिक कर्व का मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ सेल्स सर्वाइव कर रहे हैं ना ज़्यादा, वो ढंग से कम हो जाएंगे जब नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर मैं किसी भी साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करूँगी, प्लीज़ ध्यान देने की बात, किसी भी साइटोटॉक्सिक कंसंट्रेशन को इंक्रीज करूँगी तो जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, पहली बात। और जितनी भी साइटोटॉक्सिसिटी या साइटोटॉक्सिक एजेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करूँगी ना, तो उसका टाइम हमेशा कम रखना पड़ेगा। आपको समझ में आ रही है?
So this graph is basically a virtual representation of the number of cells which will survive or not survive plotted against the concentration of concentration of the cytotoxic substance taken. More will be the concentration of cytotoxic substance, less will be the survival of any cells in that condition. अब हमें हमेशा बात याद रखनी है, एक होता है IC50 एंड एक होता है IC90. अब ये IC50 IC90 क्या होता है हमें तो पता नहीं. देखो क्या होता है कि हम एक तरीके से जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम एक कंट्रोल या स्टैंडर्ड सिचुएशंस लेकर चलते हैं. कंट्रोल और स्टैंडर्ड सिचुएशंस का मतलब क्या होता है कि हम कभी भी, आपको पता है कि दिस इज अ वेरी डिल्यूजनल चीज कि कोई भी 100% या कोई भी 100% सही नहीं होगी. एक्सपेरिमेंट्स में कोई भी 100% गलत नहीं होगी. IC90 वो वैल्यू को डिपेक्ट करता है विच इज नियर टू कंप्लीशन. इसका मतलब है कि ऐसे सेल्स जो कि 90% साइटोटॉक्सिसिटी के अंदर भी सर्वाइव कर रहे हैं. IC मतलब नंबर ऑफ सेल्स विच आर स्टिल सर्वाइविंग इन साइटोटॉक्सिसिटी व्हेन इट रीच 90 वर्सेस नंबर ऑफ सेल्स विच वर सर्वाइविंग इन IC50. तो यहाँ से हम इस लॉग ग्राफ से IC50 और IC90 की वैल्यू को कंपेयर करके देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि जितना जितना हमने कंसेंट्रेशन बढ़ाया ना साइटोटॉक्सिसिटी सब्सटेंस का, तो उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स का कितना वेरिएशन हुआ है. या तो IC50 से IC90 जाने के अंदर दिन रात का डिफरेंस हो रहा है या धीरे धीरे करके डिफरेंस हो रहा है. अगर डिफरेंस जो है वो स्टैंडर्ड है, डिफरेंस एकदम लीनियर चल रहा है, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो साइटोटॉक्सिक एजेंट है वो इतना हार्म नहीं कर रहा आपके सेल्स को. बट अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा IC50 और IC90 वैल्यू के अंदर, तो आप ये मान के चलो कि आपका जो साइटोटॉक्सिक एजेंट है वो ज़बरदस्त सेल किलिंग कर रहा है एंड इट इज़ वेरी इंजूरियस टू योर सेल्स. सो अभी आपने IC50 IC90 की बात करी. आगे के हम जो टेस्ट हैं वो हम फिर से पढ़ेंगे बट इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज एक साथ ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा. Till then, stay tuned and also guys please like, share and subscribe the video.